McAfee World. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए अपने पास आप कहीं पर। तो फर्स्ट लिमिटेशन, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। इसमें बहुत सारी एजम्पशंस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल साइंटिफिक प्रूव्ड चीजें नहीं है, हवा में बात की गई है, इसीलिए उनको बोला गया दे आर एजम्पशंस। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कलर के बारे में कुछ नहीं बता पाता। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखा था उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, वो अभी आप आगे जाके देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उनको रिजॉल्व किया गया है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। नेक्स्ट, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complexes. And last, it does not distinguish between weak and strong ligand. स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन था उसको इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपने किसी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग बोला है या किसी लिगेंड को वीक बोला है, इस चीज को यहाँ नहीं बताया गया। चलिए इसके बाद ये तो इसकी लिमिटेशंस है, पॉइंट वाइज है, क्लास के बाद मैं नोट्स ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको बाद में फेयर कर लीजिएगा। नोट करने में बहुत सारा टाइम स्पेंड होगा, तो अच्छा रहेगा कि आप ये सब क्लास के बाद करिएगा। ये सब आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वी कॉल्ड इट सीएफटी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल which considers which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from the electrostatic interaction between the metal ion and ligand। और इन्होंने कुछ एजम्पशन लिए थे। पहला एजम्पशन था कि एनायनिक लीगेंड जो थे उन सबको पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम किया गया था और न्यूट्रल लीगेंड्स को डाइपोल्स की तरह ट्रीट किया गया था। ये इन्होंने कुछ एजम्पशन लिए थे। इस थ्योरी को समझने के लिए आपको डी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिए गए हुए हैं। ऐसे ही डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये सब हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पर होता है। ठीक है, तो डी एक्स वाई में एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स होने की पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डी वाई जेड में वाई और जेड प्लेन में, डी जेड एक्स में जेड और एक्स प्लेन में। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर जेड एक्सिस में होती है। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स आर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल्स आर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एजम्पशंस थे उनको हम लोग यहाँ पे वन बाय वन नोट करते हैं, आप नोट करते चले जाइए। सबसे पहले इन्होंने क्या एज्यूम किया हुआ है? CFT assumes the ligand to be a point charge। पहला चीज, ठीक है। दूसरा, द इंटरेक्शन बिटवीन ligand the interaction
between ligand and electron of central metal atom is electrostatic in nature. इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ये लाइन का क्या मतलब हुआ? मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क कर रहे होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स of an isolated gaseous atom are of equal energy known as degenerate orbitals. आपको ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तो हंट्स रूल में भी बताया गया होगा, है ना? कि हंट्स रूल में क्या बताया गया था कि जितनी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है उनमें पहले हम 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाद में उसको हम पेयर करते हैं. ठीक है. और जितनी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती है उनको डीजेनरेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी. ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं इस पॉइंट को. ठीक है. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दिस डीजेनरेसी is maintained if a spherically symmetrical field of negative charges surround the central metal atom or ion. ठीक है. तो दिस डिजेनरेसी इज मेंटेन इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन में इन्होंने ये बताया है कि जब एक मेटल के पास एक वीक फील्ड लीगेंड होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है वो एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है. और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी ऑर्बिटल को कम या ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलता. जब कम या ज्यादा रिपल्शन नहीं मिलेगा तो सबको इक्वल रिपल्शन मिलेगा, यानी सबकी एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो ये पॉइंट किस चीज को शो कर रहा था? वीक फील्ड लीगेंड. ये पॉइंट वीक फील्ड लीगेंड को हाईलाइट करा रहा था. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इफ a spherically asymmetrical field, if a
spherically asymmetrical field. Asymmetrical field of negative charges surrounds the central metal atom or ion. This degeneracy is lifted up. इस लाइन पॉइंट का क्या मतलब हुआ? अगर एक स्फेरिकली एसिमेट्रिकल, इस लाइन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा लिगेंड वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब एक डायरेक्शन में डिफरेंट है, दूसरे डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो अलग अलग डी ऑर्बिटल्स थी हमारे पास, 5d ऑर्बिटल, हर डी ऑर्बिटल को एक डिफरेंट रिपल्शन मिलेगा। जब डिफरेंट रिपल्शन मिलेगा तो उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होंगी, और अगर एनर्जीज डिफरेंट हो जाएंगी तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि इनकी डीजेनरेसी क्या हो गई, लिफ्ट हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट किस चीज को बता रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कंसीडर करते हुए ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से जो चीज आपको नहीं समझ में आएगा इमीडिएटली आपको पूछना है। नेक्स्ट पॉइंट, it results a splitting of d orbital energies. जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, मतलब चेंज हो जाएंगी। एक किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, एंड द पैटर्न ऑफ splitting depends on nature of crystal field. Next point, after splitting there will be two types of orbitals formed. Two types of orbitals formed. One is named as axial orbital. इसको हम लोग नेम देते हैं ई जी, और दूसरा जो ऑर्बिटल का ग्रुप बनेगा उसको नेम दिया गया है प्लेनर ऑर्बिटल, और इसको नेम दिया गया है T2G। तो कौन सी ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और कौन सी आपकी प्लेनर ऑर्बिटल्स हैं? तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस पे थी उनको एक्सियल ऑर्बिटल बोला गया है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी प्लेन पर है उनको प्लेनर ऑर्बिटल बोला गया है। ठीक है, कौन सी एक्सिस पे थी? टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर,
और प्लेन्स पे कौन कौन सी थी? dxy, dyz एंड dzx, ये आपकी प्लेनर ऑर्बिटल्स थी। एक बार इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रीड करिए। रीड किया आपने इसको? हम्म। यस सर। कोई चीज ऐसी है जितने इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स थे इनमें कोई भी चीज जो आपको समझने में दिक्कत कर रही हो? अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि लीगेंड्स आर पॉइंट चार्ज, और जब एक पॉइंट चार्ज मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉइंट चार्ज है उनके चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन आता है। ठीक है, अब अगर सिमेट्रिकल फील्ड होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन सबको इक्वल मिलेगा, तो ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल फील्ड होगी तो उस केस में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन सबको डिफरेंट मिलेगा, तो डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी ऑर्बिटल की। और जब वो डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी तो हम ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देंगे इस तरह से, एक्सियल ऑर्बिटल और प्लेनर ऑर्बिटल। अब डिपेंडिंग ऑन की कौन सी डायरेक्शन से लीगेंड गया है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिस डायरेक्शन में लीगेंड नहीं गया होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां तक तो हमने जनरल स्टेटमेंट देखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर crystal field splitting effects in octahedral coordination compound। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको ऑब्जर्व करना है। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का वो क्या रहता है? 6 होता है। ठीक है, आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कुछ आइडिया है पहले से कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रहती है कि समझो ये मेटल है, ठीक है, तो 4 मेटल इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं और एक इससे इधर 90 डिग्री अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, और ये सब क्या हो सकते हैं? दे आर पोजीशन ऑफ लीगेंड्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये चारों एक प्लेन पे होते हैं 90 डिग्री पे एंगल बनाते हुए, और ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और इसी को ओवरऑल हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट the 6 ligands are positioned symmetrically along the Cartesian axis। जो x y और z एक्सिस है उसके सिमेट्रिकली इनको अरेंज किया गया है with the metal at the origin। तो एक्सिस का जो ओरिजिन है उस पे मेटल को रखा गया है, और जो एक्सिस है उनसे वहां से लीगेंड को अप्रोच कराया जा रहा है। तो एज द लीगेंड अप्रोच first there is an increase in the energy of the d orbital to that of free ion, just as would be case in a spherical field। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मीनिंग है कि जब हमने लीगेंड को एक्सिस पे रखा और सेंटर पर मेटल है, तो जब लीगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो कौन से ऑर्बिट, उसमें आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, कौन से डी ऑर्बिटल मैक्सिमम रिपल्शन फील करेंगे? जिनके इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, और जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे नहीं है वो कंपैरेटिवली लेस रिपल्शन फेस करेंगे, ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है, फिर लिखा है द ऑर्बिटल लाइंग अलोंग द एक्सिस दैट इज डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर get repelled more strongly, and dxy dz zx orbitals which have lobes directed between the axes, जिसको हम प्लेन बोलते हैं, तो उस केस में ऑर्बिटल these orbitals are lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field।
तो क्रिस्टल फील्ड की जो एवरेज एनर्जी होगी उससे इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, क्योंकि इनको रिपल्शन कम मिलेगा। ठीक है, thus the degenerate set of d orbital get split into two sets, the lower energy orbital set T2g and the higher energy orbital set EG। जो ऑर्बिटल है वो दो हिस्सों में टूटेगी, एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। कौन सा लोअर एनर्जी पे होगा? जो जिनके इलेक्ट्रॉन प्लेन पर हैं। और कौन सा हायर एनर्जी पे होगा? जिनके इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे हैं। और उनको हमने नेम क्या दिया है? ईजी एंड T2g, वो हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा नॉट। यहां पर ये जो नॉट है दैट इज द सिंबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल। कौन सी टू? T2g एंड EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये टोटल आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब इसके पास 6 लीगेंड अप्रोच करते हैं अलोंग दी एक्सिस, तो ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है इस तरह से 2 पार्ट्स में। तो जो 2 ऑर्बिटल थी प्लेन पर, एक्सिस पर, वो ऊपर चली जाएंगी, और जो 3 ऑर्बिटल आपकी लोअर थी वो तीनों नीचे आ जाएंगी। ये तीनों आपस में इक्वल एनर्जी की हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल एनर्जी पे है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी इन तीनों की एनर्जी से ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां पर इनका एक एवरेज एनर्जी का सेट होता है, वी कॉल्ड इट बारी सेंटर, जो मिड पॉइंट है। ठीक है, और इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जितने का एनर्जी गैप है उसको बोला गया है डेल्टा डी नॉट, डेल्टा नॉट। और इस डेल्टा नॉट का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है या डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि ये इसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से कितनी ज्यादा है और इसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से कितनी कम है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप ये 2 ऑर्बिटल्स के लिए देख रहे हैं तो यहां पर सब कुछ हम कैसे देख रहे हैं? रिलेटिव देख रहे हैं, रिलेटिव टू ऑल दीज 5 ऑर्बिटल। तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो इन 3 के रिस्पेक्ट में ज्यादा हुई। कितनी ज्यादा हुई? 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, और इसको हमने प्लस साइन से लिखा है। ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी डिक्रीज करी, डिक्रीज को हम माइनस साइन से दिखाएंगे। ठीक है, और कितनी डिक्रीज करिए? 2/5, जितना इनका नंबर था डिवाइड बाई टोटल नंबर इंटू डेल्टा नॉट। तो ये 3/5 को हम लोग फ्रैक्शन में 0.6 लिख सकते हैं, 2/5 को फ्रैक्शन में 0.4 लिख सकते हैं। प्लस बताता है कि इंक्रीज इन एनर्जी है, माइनस बताता है कि डिक्रीज इन एनर्जी हुआ है। यहां पर समझा सभी को? तो यहां पर ये बारी सेंटर क्या है? दिस इज एवरेज एनर्जी। ये क्या बताता है? एवरेज एनर्जी लेवल। एवरेज एनर्जी लेवल से इसकी इतनी इंक्रीज किया है और इसका इतना डिक्रीज किया है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो ये हुआ है जब एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड अप्रोच किया है टूवर्ड्स अ सेंट्रल मेटल एटम अलोंग दी एक्सिस। यहां तक किसी के पास कुछ भी कोई डाउट आ रहा है आपके पास? एनीथिंग? यहां तक अभी तक हमने जो ऊपर से लेके अभी यहां तक आपको एक्सप्लेन किया, इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही हो? क्योंकि आपको ये जान लेना है, अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं समझेंगे और आप प्योरली ब्लाइंडली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप क्वेश्चन में कुछ चीजें रॉन्ग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक मूवमेंट आप गलत कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे गलत हो सकता है वो। नो डाउट? चलिए ठीक है। देखिए अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग हुई है, तो जो डी ऑर्बिटल थी वो दो हिस्सों में टूट गई। फर्स्ट 3 जो है वो लो एनर्जी की हैं और फिर हायर एनर्जी वाली। यहां से यहां तक आपकी लो एनर्जी की हैं और यहां से यहां तक ये हाई एनर्जी की हैं। ठीक है, अब जरा हम हंट्स रूल से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं।
तो किसी से मैं पूछता हूं कि बताओ हर्ट्ज रूल से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा। माइका आप बताओ मुझे। माइका, माइक ऑन करो अपना। पहला इलेक्ट्रॉन बताओ कहां पर जाएगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। बोलो। हाँ, खुशबू आप बताओ मुझे। सर वो फर्स्ट वाले पे जाएगा। परफेक्ट, पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाले बॉक्स में। करेक्ट, और थर्ड। उसके बाद। ठीक है, फोर्थ। फोर्थ फर्स्ट वाले में जाएगा। परफेक्ट, यही जानना था मुझे। फोर्थ यहां जाएगा, फिफ्थ यहां जाएगा, सिक्स्थ यहां जाएगा। अब सेवेंथ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एट्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, नाइन्थ यहां जाएगा और टेंथ यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब दोनों इक्वल एनर्जी के नहीं रह गए, तो पहले हम सारे इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को हर्ट्ज रूल से फिल कर लेंगे पूरी तरह से, तब हम उससे हायर एनर्जी की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। दिस इज हर्ट्ज रूल एंड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और जितनी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है उनमें हम पहले वन वन इलेक्ट्रॉन, फिर उनको पेयर करते हैं, देन हम उससे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने जाते हैं। दिस वाज हर्ट्ज रूल। गुड। चलिए, तो इसके बाद अब इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के साथ। let us now learn about the significance of delta naught by considering the first d1 coordination entities TiH2O whole 6 3+। ये जो TiH2O whole 6 3+ है, इसमें Ti के पास d ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द लोअर एनर्जी T2g ऑर्बिटल, और D2 और D3 कहाँ पे फिल किया जाएगा? उसके नेक्स्ट वाले में। तो डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई T2g ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द हर्ट्ज रूल। फॉर D4 इलेक्ट्रॉन, D4 मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा था, टू पॉसिबल पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अराइज। या तो हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां डालें फोर्थ वाले को, या तो हम यहां डालेंगे, ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन में इंटर एन ईजी ऑर्बिटल और इट में पेयर एन इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल। ये दो पॉसिबल पैटर्न है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है? हर्ट्ज रूल। तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को T2g ऑर्बिटल में यहां पर फिल करेंगे। ठीक है, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्टेड इज डिसाइडेड बाय द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डेल्टा नॉट एंड पी। द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्टेड, ये जो हमने चौथा इलेक्ट्रॉन यहां डाला है, इसके बारे में बता रहे हैं कि द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज अडॉप्टेड इज डिसाइडेड बाय द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा नॉट एंड पी। अब डेल्टा नॉट तो आपका पता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जितने का एनर्जी डिफरेंस है। और ये P क्या है आपके सामने? P रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल। एक सिंगल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम P बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो P इज नथिंग बट नेम एज पेयरिंग एनर्जी। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। यानी यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोला जाता है पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी को हम इस डेल्टा नॉट से कंपेयर करेंगे।
तो फर्स्ट, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, केस नंबर 1, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, तो क्या होगा? तो वी हैव सो कॉल्ड वीक फील्ड हाई स्पिन सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है। तो इसका मतलब वहां पर जो लीगेंड है वो वीक फील्ड है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ठीक है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर करेगा? इन ईजी ऑर्बिटल, और ईजी ऑर्बिटल में फिल किया, इसका मतलब यहां पर स्प्लिटिंग नहीं हो पाई, इसीलिए आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किया गया। पहले ये जो लाइन मैंने बोली है, इसमें किसी के पास कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले वो पूछिए, क्योंकि अगर आप ये समझोगे नहीं तो अभी जो आपको मैं आगे देने वाला हूं वो आपसे होगा नहीं। सर आप एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो? मैंने बोला कि इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग विल नॉट टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दे आर डीजेनरेटेड। तो इफ दे आर डीजेनरेटेड देन हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे? देन उस केस में जब हम यहाँ पर फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारा फिल करने का ऑर्डर क्या आएगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन को फिल करने का 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ और फोर्थ यहाँ पर जाएगा। ये केस मिलेगा जब पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर है किससे? स्प्लिटिंग एनर्जी से। अभी समझा? हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारा इसी में ही, इफ स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसका मतलब अभी वहां पर सिचुएशन क्या है? इसका मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पर फिल करने जा रहे हैं? फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। समझा? हाँ सर। चलिए, तो ये तो आपको बताया गया था कि स्प्लिटिंग पेयरिंग पर कैसे डिपेंड कर रहा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी this extra stabilization due to Ligand field in comparison to normal situation, if there would have been no splitting or it would have been spherically symmetrical Ligand field, is called crystal field splitting, stabilization energy, crystal field stabilization energy। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, -0.4 टाइम्स N T2G प्लस 0.6 टाइम N-EG डेल्टा नॉट प्लस NP। यहाँ पर N क्या है? Here N is number of electron in T2G और N dash is number of electron in EG। समझा? ठीक है, N और N dash समझ में आया क्या है? हाँ सर। उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला N क्या है? इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं क्योंकि वो उसी में मिक्स हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख दे रहा हूँ। इसको मैं कैपिटल N लिख दे रहा हूँ, कैपिटल N। तो कैपिटल N क्या बताता है? दिस इज कैपिटल N। कैपिटल N represents the number of extra electron pairs
formed because of the ligands in comparison in normal degenerate configuration. इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं. N is what? Number of electron paired due to ligand field, due to ligand field. नोट कर लीजिए. चलिए, अब हमें क्या करना है, हमको डी ऑर्बिटल में हर एक पॉसिबल अरेंजमेंट लेना है और उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों की प्रेजेंस में हमें उसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बनाना है. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, जैसा जैसा बता रहा हूं आप वैसा वैसा बनाइएगा. देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दो मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे. आप लोग यहाँ पर एक ऐसे टेबल बनाइए. उस टेबल में एक तो इधर आप डालिए कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आप यहाँ पर डालिए टाइप्स ऑफ लीगेंड, लीगेंड का टाइप. ठीक है, उसके बाद इनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन लिखिए. ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो बताइए, और फिर उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है. इतनी चीजें आपको करनी है. तो मैं शुरुआत से फर्स्ट एक मैं करके दिखाता हूं कैसे आपको करना है, बाकी आप लोग अपने आप करना शुरू करिए, क्योंकि यही आपको सीखना है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यही चीज आपको सीखनी है. तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर D1 अरेंजमेंट, ऐसा कोई एटम जिसमें D1 अरेंजमेंट है. अब हर एक केस में आपके पास दो चॉइस होगी, या तो आप वीक फील्ड लिगेंड लें या फिर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लें. ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड लिया, ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आप ऑर्बिटल को सॉरी, अभी मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख रहा हूं, बार बार लिखने से बचने के लिए एक ही बार में ऐसे लिख लिया, ऐसे स्प्लिट करके बना के रख लीजिए. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करिए. तो जब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आप कहाँ फिल करेंगे, ये हो गया T2G और इसको हमने नेम दिया EG. ठीक है, तो जब हम वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं तब तो ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं. ठीक है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं तो EG का एनर्जी T2G से ज्यादा होगा. तो हम पहले वीक के लिए देखते हैं. तो जब हम वीक के लिए देखेंगे तो हमने यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ डालेंगे. बोलिए भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, है ना? अच्छा, अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते और इनको स्प्लिट कर देते, स्प्लिट करने के बाद भी पहला इलेक्ट्रॉन आपका यहीं पर ही जाएगा. यानी वीक लीजिए चाहे स्ट्रॉन्ग, आपको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेगा इन दिस केस. तो अब जरा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. हम ये सब ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2d ऑर्बिटल खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलेगा, D2sp3, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, D2sp3. दोनों ही केस में आपको हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 मिलेगा. दोनों केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 1 1. ठीक है, अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखेंगे तो भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही मिलेगा आपको. चलिए, अब आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालते हैं इसका. क्रिस्टल फील्ड सॉरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, फॉर्मूला देखिए पीछे क्या था, -0.4 N/T2G. ठीक है, तो -0.4 N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G. कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, EG में तो 0 है तो वो EG वाला टर्म 0 हो जाएगा. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी इनटू डेल्टा नॉट है, प्लस जो NP था, N क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया. तो यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुआ ड्यू टू दी लिगेंड, तो वो भी टर्म 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपको इतनी मिलेगी.
इस पूरी चीज में किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछिए। बोलिए भाई, कोई डाउट पूछिए, नहीं तो फिर आपको भी करके दिखाना है। चुपचाप बैठोगे और करके नहीं दिखाओगे तो भी फायदा नहीं है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पहले पूछिए। हर एक केस में आपको दो बनाने हैं, एक वीक के लिए, एक स्ट्रॉन्ग के लिए। और सर आप कुछ स्टेबलाइजेशन एनर्जी का बता सकते स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखा तुमने कहीं पर? हैं? हाँ सर। क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखा हो तो लिखो। फॉर्मूला था -0.4 N T2G प्लस 0.6 N-EG। पूरे को ब्रैकेट के अंदर रखो और बाहर लिखो डेल्टा नॉट प्लस कैपिटल N-P। ठीक है। अब यहां पर देखो Eg का टर्म जीरो हो गया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल वो जीरो हो गए, तो वो वाला टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ T2G वाला रह जाएगा। तो T2G में कितने थे? 0.4, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और सबसे बाहर ब्रैकेट में डेल्टा नॉट है। प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए हैं ड्यू टू दी लिगेंड? जीरो। तो पेयरिंग एनर्जी भी जीरो हो गई, तो सिर्फ यही इसकी एनर्जी बचेगी। तो फॉर्मूला हाँ आप अपने सर। पास कहीं पर लिख के जरूर रखिएगा। तो इनके आप लोग को बनाने हैं, बनाइए। हेलो, देखिए भाई, ये हम लोग जो बना रहे हैं ना, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। तो मई का आपने जो लिखा है उसमें मिस्टेक क्या है? उसमें मिस्टेक है कि आपने वहां पर d2sp3 लिखना, आपने dsp3 लिख दिया। ये बाई मिस्टेक है या तुमने जानबूझ के ऐसा लिखा है? हाँ सर, गलती से। हाँ, तो बाकी ठीक है। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी तुमने फाइंड किया है दैट इज करेक्ट। बाकी आगे भी कंप्लीट करो। सर आप एक बार D2 का बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। कौन एब्सेंट है? कस्तूरी। क्या जानना है D2 में? इसमें भी तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट होगा। 5d ऑर्बिटल बना लो। D2 में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, यही अरेंजमेंट आएगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और ये कितना आएगा? -0.4 × 2 डेल्टा नॉट। और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है तो NP भी जीरो हो जाएगा, तो -0.8 डेल्टा नॉट। यही स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी होगा, एग्जैक्टली सेम। समझा? सर हाँ आप सर। D4 का सर आप D4 का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा हर केस में एक ही आने वाला है। क्या आएगा? sp3d2 या फिर d2sp3। अब अगर शुरू में दो ऑर्बिटल यहाँ पर बचती हैं तो आप d2sp3 लिखेंगे। अगर यहाँ पर एक या एक भी ऑर्बिटल नहीं बचती है तो आप लिखेंगे sp3d2। हैं। माइका डी फोर में जब वीक फील्ड लिगेंड लेंगे तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो केवल एक d ऑर्बिटल यहाँ बचेगी। तो हम लोग उस केस में हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp3d2। आपने सिर्फ sp3 लिखा है। हाँ ठीक है, एक बार आप कर लिए हो तो फिर मैं आंसर डिस्कस करूँ इनके। हाँ सर, मैंने आपको पिक्चर भेज दिया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें काव्या ये आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ पर कौन कौन से ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का डिफरेंट आता है, बस वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके सर। करेक्ट है तुम्हारा। बाकी लोग भी करो जल्दी से, फिर इसका आंसर बता दूं। इसमें से ये भी आइडेंटिफाई करिएगा कौन कौन से ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए डिफरेंट होगा। आइडेंटिफाई करिए ऐसे, वो भी आपको याद रखना है। और जहां पर डिफरेंट है बस वही केसेस आपको अपने ब्रेन में रखने हैं। चलिए इनके आंसर्स आपको बता दूं। ये देखिए, सबसे पहले हम वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख रहे हैं जहां पर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के लिए सेम मिलता है। The above configurations, there is no effect of nature of ligand। कौन कौन से ऐसे होते हैं? D0, D1, D2, D3, उसके बाद D8, D9, D10। इनके ऊपर चाहे आप वीक लीगेंड लें या स्ट्रॉन्ग लीगेंड लें, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और इनका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इतना आएगा। तो जितने लोगों ने मुझे भेजा था मैंने उनका देखा था, सबका लगभग लगभग सही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस हैं ये वाले जिनके लिए ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेंज हो रही है वो केसेस। कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए अलग अलग है? D4, D5, D6 और D7, ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इन चारों को अगर आप देखेंगे तो इनके स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड के साथ में आपको अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलेगी। D5 में भी अलग मिलेगी, D6 में भी और D7 में। एक और चीज है जिसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है लेकिन आपको बताना चाहिए कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 0, 1, 2, 1, 2, 3 में तो आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप कोई भी केस लेते हैं। लेकिन अगर आप D4 में जाते हैं तो वीक के साथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग के साथ कितने मिलेंगे? 2 अनपेयर्ड। अब ये वाला D4 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखेंगे तो यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग लीगेंड लेते हैं इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखो, जब हम स्ट्रॉन्ग लीगेंड ले रहे हैं तो देयर इज ओनली 2 अनपेयर्ड। तो कौन सी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर एक्यूरेट देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबको समझ में आ रही है बात? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज मोर एक्यूरेट। तो जब भी आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक मोमेंट वाली चीज करनी हो तो हमेशा आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करें इन प्लेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज हमें एकदम परफेक्ट बताती है? हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। और क्या चीज परफेक्ट नहीं बताती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा करेक्ट नहीं होगा। जैसे कि D4 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से डिफरेंट। तो करेक्ट कौन सा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला। तो अपने अपने आंसर्स आप मैच कर लो, आपके स्क्रीन पे सामने लिखे हुए हैं। आंसर्स मैच कर लीजिए। किसी के पास इनमें से किसी भी एक में कहीं पर भी कोई डाउट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। सर वो उसमें अब D5 का बता सकते हो? D5 ये देखो सामने लिखा है, जब आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया होगा तो वहां पर सारे के सारे 5 इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे और Eg पूरा खाली होगा, D2sp3 बनेगा और एनर्जी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो आपको ये मिलेगी। और जब आप वीक लिगेंड लेंगे तो वीक लिगेंड में आपको सारे के सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 हो जाएगी। ये D5 का अरेंजमेंट है। हाँ सर। अनपेयर्ड उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1 है और वीक में 5 है। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं?
सर उसमें वो CFSE में +2p कैसे आया? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो तुमको दिख रहे हैं, ये देखो स्क्रीन पे जहां पॉइंटर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाँ लीगेंड सर। की वजह से पेयर हुए हैं, और वही तो पेयरिंग एनर्जी में यहाँ पर लिखा जाता है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। कस्तूरी, आपका भी हो गया? हाँ सर। चलिए, तो ये तो थे आपके कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके। अब ये एक क्वेश्चन है, सबके स्क्रीन पे देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। फॉर द कॉम्प्लेक्स CrH2O होल 6 2+ पेयरिंग एनर्जी लिखी हुई है, डेल्टा नॉट लिखा हुआ है। देन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड नेट CFSE। 2 मिनट ट्राई करिए, फिर मैं बता देता हूं। पहले 2 मिनट आप ट्राई करो, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आएगा? +2। तो Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Cr+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कैसा आएगा? 4s2 3d 4s1 3d5 होता था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा? 3d4 बचेगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो 3d4 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी दिया है और इस डेल्टा नॉट दिया है। तो पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नॉट को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि P इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। और जब P ग्रेटर देन डेल्टा नॉट होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो लीगेंड यूज हो रहा है वो कैसा है? वीक फील्ड लीगेंड। और अगर वीक फील्ड लीगेंड यूज किया जाएगा तो उस केस में यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल आप ड्रॉ करेंगे, वो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकेंड इधर, थर्ड इधर और फोर्थ इधर। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, d तो एक ही बचा, तो यानी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या लेंगे? sp3d2। समझा कैसे मैंने इसको जज किया? अब दूसरा कैलकुलेट करना है CFSE। तो D4 के लिए अभी आपने ऊपर देखा है वीक रहता है, तो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या आती है? CFSE। कितना आ रहा है? -0.6 डेल्टा नॉट। अब डेल्टा नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, यहां पर रख दीजिए एंड कैलकुलेट योर CFSE। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन को? किसी को कोई डाउट? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या करता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज increasing order of ligand field strength. Spectrochemical series is increasing order of ligand field strength. ligand कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, इस चीज का यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये लीगेंड दिए गए हैं I-, Br-, S-2, HCl-, Cl-, NO3-, N3-, F-, OH-, ऑक्सलेट -2, वाटर, ये सारे आपको क्या दिए गए हैं यहाँ पर? ये सब के सब आपको यहाँ पर लीगेंड्स दिए गए हैं। ठीक है, और ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर आप इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन सा है? CO। और सबसे पुअर लीगेंड कौन सा है? I-। I- आपका सबसे पुअर लीगेंड यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है? तो ये देखिए, ये आपके NCS से लेके CO तक, ये जो नीचे लिखे हैं ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। और I- से F- तक
ऑलवेज प्योर लीगेंड होते हैं, और जो ये यहाँ पर छूट गए हैं दे आर इंटरमीडिएट लीगेंड, मतलब दे कैन act as strong ligand as well as weak ligand, but most of the cases में they are act as weak ligand. मैक्सिमम ये हमेशा क्या करते हैं, वीक लीगेंड रहते हैं। कुछ सर्टेन केसेस हैं जहां पर ये आपके स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये हमेशा वीक लीगेंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो ऑक्सिलेट होता है, कोबाल्ट का ऑक्सिलेट C2O4 होल थ्राइस 3-, यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेज में है, और यहाँ पर ऑक्सिलेट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का काम करेगा, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा और ये डाई मैग्नेटिक कंपाउंड होगा। तो वैसे तो ये वीक होते हैं, वैसे ये वीक की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कोबाल्ट+3 के साथ ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक एग्जांपल आप अपने पास याद रखिएगा। तो लास्ट में यही एक पॉइंट बताया गया, द इंटरमीडिएट लिगेंड्स कैन इन सम केस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कैन आल्सो एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। ठीक है, यस सर। चलिए इसके बाद अब आते हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको करने को दिया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आता है, DsP2। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है, एक सेंटर पे मेटल होता है और स्क्वायर पोजीशन पर लीगेंड्स होते हैं, स्क्वायर पोजीशन पर लीगेंड रहते हैं और सेंटर पर मेटल होता है आपका। ठीक है, ये आपके इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, स्क्वायर प्लेनर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। आपको मैं बता दूं, जेई मेन में आपको ज्यादातर स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल ही आता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल भी आता है, मतलब ये 3 ही केस हैं जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, और इन तीनों में सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो स्क्वायर प्लेनर आप अच्छे से समझिएगा, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट of ligand may be considered to be one derived from the octahedral field by removing 2 trans ligand located along the z-axis. In the process, the Eg and T2g set of orbital is lifted. That is, these orbital will no longer be degenerated. मतलब इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो Eg और T2g होते हैं ना, इनकी भी स्प्लिटिंग हो जाती है। Eg एंड T2g मतलब प्लेनर और एक्सियल ऑर्बिटल्स की भी स्प्लिटिंग हो जाती है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहां पर आपको सिर्फ इतनी सी चीज बताई गई है। ठीक है, द 4 ligand in square planar arrangement around the central metal are shown in figure. As the ligand approach through the axis, they would have greatest influence on dx square y square orbital. So the energy of this orbital will be raised most. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब लीगेंड अप्रोच करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो कौन से एक्सिस से अप्रोच करता है, एक्स एंड वाई एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है।
एक्स एंड वाई एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है। ये एक्चुअली स्क्वायर प्लेनर जो होता है बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल का ही अरेंजमेंट है, बस ऑक्टाहेड्रल में 6 लीगेंड थे और यहाँ पे 4 लीगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 लीगेंड है वो कहाँ से अप्रोच करते हैं, अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस। उसकी वजह से सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल को मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं। कहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं, कहां पर होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द डी एक्स वाई ऑर्बिटल लाइंग इन द सेम प्लेन। जिस एक्सिस में लीगेंड अप्रोच कर रहा है, जिस एक्सिस के थ्रू, उसी एक्सिस के प्लेन में ही डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, दैट बट बिटवीन दी लीगेंड विल आल्सो हैव अ ग्रेट एनर्जी थ्रू द इफेक्ट विल बी लेस देन दैट ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको मिलेगा, जो एक्सिस पर है, प्लेन वाले को कंपैरेटिवली लेस रिपल्शन मिलेगा। On the other hand, due to the absence of ligand along z-axis, the dz square orbital becomes stable and has energy lower than that of dxy orbital. Similarly, dy and dz becomes more stable. The energy level diagram may be represented as below. चलिए देखिए इसमें क्या हुआ। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड आया तो इस तरह से स्प्लिटिंग हुई। ये आपने ऑक्टाहेड्रल में ये वाली स्प्लिटिंग देखी थी। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में देखिए क्या होता है। टेट्राहेड्रल के केस सॉरी फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्टाहेड्रल के केस में आपने ये वाली स्प्लिटिंग देखी थी और टेट्राहेड्रल के केस में, अभी टेट्राहेड्रल हमने स्टडी नहीं किया है तो इसको हम अभी इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लीगेंड 6 की जगह पे 4 होते हैं और वो सब एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो ये जो आपकी 5d ऑर्बिटल दिख रही हैं ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, यानी ये दोनों भी स्प्लिट हो जाएंगी इस तरह से, और ये तीनों इस तरह से 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगी। समझा? हाँ सर। तो यहाँ पर जब इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, और फिर स्प्लिटिंग के बाद एनर्जी के ऑर्डर में जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को। उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है एक्स वाई ऑर्बिटल की, फिर उसके बाद एक्सियल ऑर्बिटल जी जेड स्क्वायर की, और सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है यानी मोर स्टेबल होता है जेड एक्स और वाई जेड अरेंजमेंट। तो ऑर्बिटल में एनर्जी का ऑर्डर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा मिल रहा है आपको, सबसे ज्यादा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये जो प्लेनर और एक्सियल ऑर्बिटल थी इनकी भी स्प्लिटिंग हो गई, और इनकी स्प्लिटिंग होने के बाद आपको ये 4 नई ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट मिलता है और ये आपको टोटल ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पर इन सबसे हाईएस्ट वाला और सबसे लोएस्ट वाले के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोला गया है डेल्टा एस पी। ये क्या लिखा है, डेल्टा एस पी। जैसे वहां पर लिखा था डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर, एसपी स्टैंड्स फॉर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा 1 का, इन दोनों के बीच में डेल्टा 2 का, इन तीनों के बीच में डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज इक्वल टू दी डेल्टा एस पी। ठीक है, the value of delta sp has been found larger than delta naught because the reason that dxz and dyz orbital interact with only 2 ligand in the square planar complexes, while in octahedral complexes the interaction takes place only with 4 ligand. तो डेल्टा एसपी हैज फाउंड इक्वल्स टू दी 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, और यहाँ पर ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है इनका रिलेटिव ऑर्डर कैसा रहता है, इस तरीके से डेल्टा 1 सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा 2, फिर डेल्टा 3, और
डेल्टा sp जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा नॉट, और कितना बड़ा होता है 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट के बराबर आएगा, 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्प्लिटिंग का ऑर्डर याद रखिए, सबसे हाईएस्ट एनर्जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी सबसे आउटर ऑर्बिटल ये होगी, उसके नेक्स्ट में ऑर्बिटल होगी एक्स वाई, उसके नेक्स्ट में जेड स्क्वायर, और सबसे फर्स्ट टू ऑर्बिटल होंगी जेड एक्स एंड वाई जेड। ठीक है, तो अब बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर अगेन वो ड्रॉ करना है जैसे हमने वहां पर ड्रॉ किया था ऑक्टाहेड्रल के लिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद लिगैंड, फिर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इतना आपको खाली बताना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको बतानी है। तो शुरुआत के लिए एक मैं आपको दिखा देता हूं कि जब D1 अरेंजमेंट होगा, लीगेंड अगर आपका वीक फील्ड लीगेंड है तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 5 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किया जाएगा। ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये DXY वाला है, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो भी यही सेम अरेंजमेंट मिलेगा, और आपको दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक होगा और हाइब्रिडाइजेशन भी DsP2 होगा। तो ऐसे ही आपको D2 D3 सारे बनाने हैं, D2 बनाना है, D3 D4 D5 D6, ऐसे करते हुए पूरा आपको D10 तक बनाना है। तो मैं थोड़ा सा इनको कंप्रेस करता हूं क्योंकि जगह नहीं है आगे। तो D1 शुरुआत वाले तो सब सेम ही रहेंगे, तो उनको मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूँ। इट इज D2 तक तो सब कोई दिक्कत नहीं। D3 से डिफरेंस आ जाएगा तो मैं D3 के लिए 2 लाइन रखता हूँ, D4 से भी 2 लाइन है, D5 में भी 2 लाइन रहेगी, और D6 D7 D9 D10। चलिए बनाइए जरा इसको सभी लोग, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों के लिए बनाइएगा। ध्यान रखिएगा ये जो टेबल आप बना रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर स्क्वायर प्लेनर, दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो दिस टेबल बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देयर इज 2 पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। सर इसमें D8 का नहीं करना है। D8 छूट गया क्या? अरे हाँ करना है भाई, वो छूट गया, दैट इज मिस्टेक। काव्या तुमने यहाँ पर D7 से मिस्टेक किया हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो थर्ड वाली ऑर्बिटल की एनर्जी फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले से अलग होगी। तो पहले थर्ड वाले को पूरी तरह से भरेंगे, फिर फोर्थ वाले को भरेंगे, फिर फिफ्थ वाले को। आपको यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑर्बिटल इस तरह से स्प्लिट होती है, पहले 2 ऑर्बिटल एक साथ रहेंगी, फिर ये एक अलग रहेगी, ये एक अलग रहेगी, और ये एक अलग। जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं तो कैसे फिल करेंगे, पहले एक इसमें, फिर दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, ये सब स्ट्रॉन्ग के लिए, पांचवा इसमें, छठा भी इसी में, सेवेंथ इसमें, एट्थ इसमें, नाइन्थ इसमें, टेंथ इसमें। समझा काव्या? हाँ सर, मैं अभी ठीक करती हूँ। हाँ करेक्ट करो।
चलिए मैं इसके आंसर्स लिख देता हूं। D3 के केस में, D3 में आपका वीक स्ट्रॉन्ग सब सेम मिलेगा D3 तक। D4 में जब आते हैं, यहां से डिफरेंस है, यहां पर आपको दोनों ही केस में DsP2 मिलेगा। 5 में जब आप आओगे, D5 में, D5 में जब आप आएंगे तो वीक के केस में तो sp3 आएगा, बट स्ट्रॉन्ग के केस में DsP2 आएगा। D6 में अगर वही चीज देखेंगे तो वीक के केस में कैसा आएगा, sp3 आएगा, बट स्ट्रॉन्ग के साथ DsP2 होगा। D7 में, D7 में वीक के साथ sp3 आएगा, बट स्ट्रॉन्ग के साथ DsP2 आएगा। जो आपका मैच ना करे वो मैं पूरा बना के दिखा दूंगा। D8 में sp3 आएगा वीक में और DsP2 आएगा स्ट्रॉन्ग में। D9 के केस में sp3 एंड DsP2। D10 के केस में, D10 के केस में ऑलवेज sp3 रहता है। तो इसमें से सिर्फ एक ही है जो मुझे आपको बताना पड़ेगा, वो है D9 का DsP2। D9 में जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड लेंगे तो ये पहले वाली दो जो ऑर्बिटल है उनमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इसमें दो इलेक्ट्रॉन जाएगा और लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में एक्साइट होके 4p में जंप कर जाता है। तो ये जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, 4p में शिफ्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा मुझे आपको और एक्सप्लेन करना है, बताइए। सर इसके वीक फील्ड लिगेंड में ऐसे ही रहेगा ना? वीक फील्ड में सेम रहेगा तो उसमें sp3 आएगा, लेकिन वहां पर वो एक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहती। हाँ सर। चलिए, इसके बाद आता है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहता है, sp3 रहता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहता है। ठीक है, तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो T2g ऑर्बिटल्स है वो नियरर होती हैं लिगेंड के एंड Eg ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस T2g ऑर्बिटल लिगेंड के नियरर होती हैं एज कंपेयर टू दी Eg ऑर्बिटल। तो उससे क्या में फर्क पड़ेगा, T2g ऑर्बिटल will experience more repulsion than Eg orbital, therefore crystal field splitting will be reverse of octahedral field। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये 5 ऑर्बिटल थी, जब आपका यहाँ 4 लिगेंड जाएंगे तो यहाँ पर इस बार T2g की एनर्जी इंक्रीज करेगी और Eg की एनर्जी डिक्रीज करेगी। कितना इंक्रीज करेगा इसका, 2/5, और डिक्रीज कितना करेगा, 3/5। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। टी स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। तो ये आपका किस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए था। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नन ऑफ द लिगेंड इज डायरेक्टली फेसिंग एनी ऑर्बिटल। कोई भी लिगेंड किसी एटॉमिक ऑर्बिटल को डायरेक्टली फेस नहीं करता, सो द स्प्लिटिंग इज फाउंड टू बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में वहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी, स्मॉल स्प्लिटिंग होगी।
and for the same metal, the same ligand and metal ligand distance, it can be shown that delta T is equals to 4/9 of delta naught. This may attributes the following two reasons. There are only 4 ligand instead of 6, so the ligand field is only 2/3 of the size, as the ligand field splitting is also the 2/3 of the size, and the direction of orbital does not coincide with the direction of ligand. ये two different reason है जिसकी वजह से वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीज कर जाती है. There are only 4 ligand. एक तो ये, so the ligand field only 2/3 the size, and the ligand field splitting is also the 2/3 of the size, and the direction of orbital does not coincide with the direction of ligand. This reduces the crystal field splitting by roughly further 2/3. तो इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो हम कैसा लिख सकते थे? द डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो अलग लाइन में चला गया है. डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट. तो टोटल आ जाएगा 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट आ जाएगा, 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट. ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो sp3 में इसीलिए स्प्लिटिंग स्ट्रांग नहीं होने की वजह से sp3 में कोई आपका इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई लो स्पिन कोई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसमें हमेशा sp3 ही रहता है. ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में आपने देखा था वो sp3 और dsp2 में चेंज हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं होता. ठीक है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. इस पे ज्यादा आपको इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर बेस कुछ भी खास नहीं आता है. अब आते हैं फैक्टर्स फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. फैक्टर्स फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो एक एक करके एक एक फैक्टर देखते हैं. The tetrahedral complexes are favored by the steric requirement, either simple electrostatic repulsion of charged ligand or van der Waals repulsion of large one. Tetrahedral complexes are favored by steric requirement, either simple electrostatic repulsion of charged ligands or van der Waals repulsion of large one. And the valence bond point of view ascribed tetrahedral structure to sp3 hybridization, and tetrahedral complexes are thus generally favored by the large ligands, like Cl, Br, I, PS3, P. तो इसमें पहला पॉइंट है मेटल आयंस, दोज विद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन सच एज Be+2 NS0, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. दूसरा दोज विद सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक जिंक, कॉपर, गैलियम. थर्ड होता है दोज ट्रांजिशन मेटल आयंस विच डू नॉट स्ट्रांगली फेवर अदर स्ट्रक्चर बाय वर्च्यू ऑफ द CFSE सच एज CO+2. नेक्स्ट, those transition metal which have lower oxidation state. Next, those metal generally with electronic configurations D0, D5 and D10 prefer to form sp3. And 6, it is observed that scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑक्सो कॉम्प्लेक्स के ऑक्सो लिगेंड के साथ, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं. इसके अलावा कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक के जो क्लोराइड होते हैं वो आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं. तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फेवरिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ये सब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये क्या है, ये पूरी स्प्लिटिंग की समरी है. तो ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा. ये सब हम लोग पीछे देख चुके हैं एवरीथिंग.
तो ये आपको एक बार नोट कर लेना है।